नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए 2024 भारत के लिए कई सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे लिए। कई जगह पर वॉर जो स्टार्ट हुआ, मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी हुई है, उसकी वजह से डेफिनेटली भारत को नुकसान है, क्योंकि क्रूड ऑयल वगैरह हम काफी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमारे यहाँ पर आपको पता होगा इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ था और बहुत मायने रखता है कि कौन सी सरकार आ रही है, कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और उसके हिसाब से पॉलिसी कंटिन्यूएशन होगा कि नहीं। क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी पावर में थी, एनडीए की सरकार थी। इस बार बीजेपी का नंबर लोकसभा में 272 के नीचे था और इसलिए कहीं ना कहीं इसको एनडीए की सरकार बोली जा रही है। तो यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कौन से वो बड़े रिफॉर्म्स हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार लिए हैं, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत इस बार कई सारे कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरा है, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई उसके बाद यहाँ पर कई सारे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स, बोल्ड स्टेप्स लिए गए ताकि हमारे देश का जो फ्यूचर है वो आगे आने वाले समय में और बेहतर हो सके। जो पॉलिसी रिफॉर्म्स की हम बात करें वो आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिलेगा, इकोनॉमी से लेकर क्लाइमेट एक्शन तक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोशल इक्विटी तक। तो यहाँ पर कई सारे जो बिग बैंग मूव्स हैं जो मोदी सरकार के द्वारा लिए गए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला और जिसके बारे में काफी ज्यादा यहाँ पर डिस्कशन हुआ है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। आपको पता होगा कि अभी जो लेटेस्ट विंटर सेशन था उसमें सरकार ने फाइनली जो लोकसभा के अंदर बिल है वन नेशन वन इलेक्शन का वो यहाँ पर लाए हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और ये कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें होगा क्या कि जितने भी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के चुनाव होते हैं उनको एक साथ कराया जाएगा और आगे चलकर जो लोकल इलेक्शंस हैं उनको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो हर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव हो, ये यहाँ पर तैयारी है। और स्पेशली बीजेपी क्योंकि पावर में है, उनको 3rd टर्म मिला है। जब से पीएम मोदी 2014 से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वो बार बार इसके बारे में जिक्र करते आए हैं। यहाँ पर जो इसके प्रोपोनेंट हैं, जो इनका कहना है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, उनका बेसिकली आर्गुमेंट ये है कि इससे कॉस्ट सेव होगा, रिसोर्स ज़्यादा बचत होगी और इसके अलावा जो टाइम है वो सेव होगा, इतना सारा जो खर्चा लगता है। फिर साथ ही साथ जब भी इलेक्शंस आते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रुक जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन इसके जो अगेंस्ट है यहाँ पर स्पेशली कई सारे जो रीजनल पार्टीज हो गई या फिर जो कांग्रेस हो गई, वो यहाँ पर कहती है कि ये जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं जो रीजनल इश्यूज हैं उससे लोगों का ध्यान हटका देगा। क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई भी राज्य का चुनाव आता है तो उस राज्य के बारे में चर्चा होती है, उस राज्य के ऊपर फोकस होता है। लेकिन सारे चुनाव एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं शायद उसके ऊपर वो फोकस नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर अब देखते हैं कि इसको लेकर आगे क्या होता है। बट डेफिनेटली ये वन ऑफ द बिगेस्ट बिग बैंग रिफॉर्म आप कह सकते हैं। सेकंड हम बात करें तो देखिए आपको याद होगा काफी चर्चा की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य थे, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो यहाँ पर विरोध कर रही थी न्यू पेंशन स्कीम को लेकर कि यहाँ पर जो सरकार लेकर आई है कि जो एम्प्लॉय होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, उसके सैलरी में से ही कुछ पैसा कट होगा और यहाँ पर उसको इन्वेस्ट किया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर जो भी रिटर्न होगा उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलता रहेगा। तो लोग इससे काफी नाराज थे, काफी ज्यादा इसको लेकर जो है प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन फाइनली सरकार ने यहाँ पर एक स्कीम लाई, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसने सरकार का तर्क ये था कि देखिए यहाँ पर आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो तो आपका होगा ही, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% से बढ़ाकर 18.5% कर देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि कम से कम मिनिमम आपका जो पेंशन है वो फिक्स किया जाएगा, क्योंकि पहले जो स्कीम था वहां पर आपका फिक्स्ड पेंशन नहीं था। यहाँ पर मिनिमम आपको उतना तो पेंशन मिलेगा ही। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि लास्ट 12 महीने की जो आपकी सैलरी होगी उसका एवरेज जो है उसका 50% आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगा अगर आपने कम से कम 25 साल की सर्विस दी है। और देखिए यहाँ पर वो सभी लोगों के लिए अप्लाई होगा जो 2004 के बाद यहाँ पर सरकार में ज्वाइनिंग की है। तो इसमें क्या है कि अगर आप चाहो तो अपना शिफ्ट करा सकते हैं, एनपीएस से आप यूपीएस में शिफ्ट करा सकते हो। और सरकार का कहना है कि इससे 99% एम्प्लॉयज को फायदा होने वाला है। लेकिन यूपीएस को भी लेकर भी यहाँ पर अभी काफी विरोध चल रहा है। खुद जो कई सारे जो संगठन है, यूनियंस हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली
ये एक वन ऑफ द बिग बैंग रिफॉर्म आप कह सकते हैं 2024 का। फिर नेक्स्ट जो थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका स्क्रैपिंग ऑफ एंजल टैक्स। एक्चुअली क्या है कि सरकार एंजल टैक्स लेकर आई थी ताकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, जो गलत फंड्स होते हैं, पैसा होता है, उसको यहाँ पर रोका जा सके। अब एंजल टैक्स हो क्या रहा था, एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, आपने नया नया कोई स्टार्टअप लेकर आए हैं और उसमें आपको पैसे की जरूरत है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए रेडी हो, तो उस पर्सन को कहा जाता है एंजल। ठीक है, कि वो एंजल बनकर आपके बिजनेस में आया और उसने पैसा लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या ना कोई पैसा लगाना नहीं चाहता कि पता नहीं आपका जो आइडिया है वो स्टार्टअप चलेगा नहीं चलेगा। तो पहली बार जो पैसा आपको मिलता है ना, दैट इज एंजल, तो उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाने लग गई। तो यहाँ पर जो टैक्स लग रहा था इसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी हो रहा था सरकार का कि एक तो यहाँ पर कैसे जैसे स्टार्टअप्स इनोवेशन करने की कोशिश की जा रही है, इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहा है, उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइनली यहाँ पर इस बार जो बजट आया था 2024 में, से सरकार ने डिसाइड किया कि हम ये जो एंजल टैक्स है उसको अबॉलिश करेंगे, और आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2025 से ये आपका पूरी तरह से अबॉलिश हो जाएगा। और अल्टीमेटली इससे बताया यही जा रहा है कि यहाँ पर जो इनोवेशन है और जो ईज ऑफ फंड रेजिंग है वो आपका और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था एंड दैट इज द थर्ड बिग बैंग रिफॉर्म। तीसरा यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 क्या है, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, बहुत से लोगों का शायद ध्यान नहीं दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बायोटेक्नोलॉजी आज के डेट में ऐसा है कि हर एक चीज में, हर एक फील्ड में, कहीं पर भी आप ले लो, एयरक्राफ्ट से लेकर नीचे अगर हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, केमिकल, प्रोटीन, फूड, हर एक चीज में बायोटेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने लग गया है। तो भारत इसमें कहीं पीछे ना रह जाए, और इसी को देखते हुए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही यहाँ पर जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो स्कीम है, ये जो पॉलिसी है वो लाई गई है। और इसका मेन मकसद यही होगा कि जो कमर्शियलाइजेशन है उसको किया जाए, मतलब बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए देश के अंदर, बायो AI हब हो गया, बायो फाउंड्रीज हो गए, इसको देश के अंदर स्टैब्लिश किया जाए। और यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स में बायो बेस्ड केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोपॉलीमर्स, स्मार्ट प्रोटीन, फंक्शनल फूड, चाहे एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर, हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो भारत इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म सरकार के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम पॉलिसी की बात करेंगे वो है आपका एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब देखिए आपको पता ही होगा हमारे देश के अंदर MSMEs की संख्या बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर 633 लाख एंटरप्राइजेस MSMEs आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या है, ज्यादातर माइक्रो एंटरप्राइजेस है, बहुत छोटे छोटे आपके दुकान आपको देश के अंदर देखने को मिलते हैं और वो बड़ी मात्रा में जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ क्या है कि वो जो जॉब्स हैं वो फॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पर सरकार का मकसद ये है कि जॉब्स को फॉर्मलाइज किया जाए और जो वर्कर है, जो यहाँ पर एम्प्लॉय है, उसके अंदर और ज्यादा स्किल दी जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कर सके। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसके तहत सरकार चाहती है कि 2 करोड़ से ज्यादा जो नौकरियां हैं अगले 2 सालों में वो क्रिएट हो, मतलब और उसको फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में किया जाए। इसमें होगा क्या कि सरकार यहाँ पर एम्प्लॉय को जो है 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी हर एक एम्प्लॉय के लिए। जैसे कि मान लीजिए इसको 3 जो है आपका किस्तों में दिया जाएगा, 5-5 हजार रुपए करके। फिर अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर, मतलब सरकार ये कह रही है MSMEs को कि यहाँ पर आप नौकरी दीजिए, हम आपको यहाँ पर इंसेंटिव देंगे, कुछ पैसा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे। और स्पेशली यहाँ पर इसको इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ेंगे, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर जहाँ पर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो आपका 24% से बढ़कर 41% हुआ है, ऐसा सरकार का कहना है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो MSME सेक्टर के अंदर जो भारत का जॉब मार्केट है उसके अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल है। तो यहाँ पर उसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है और इकोनॉमिक एडवांसमेंट में अगर हमें आगे जाना है तो इसको लाना ही होगा, मतलब चीजों को फॉर्मलाइज करना ही होगा। सो MSMEs आर वेल पोजिशन टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारी यूथ है, यंग लेबर फोर्स है, उसका पोटेंशियल हमने अभी टैप नहीं किया है। तो इस स्कीम के माध्यम से वो कहीं ना कहीं चीजें सक्सेस हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं जो एक बड़ा पॉलिसी सरकार का लाया गया वो था न्यू EV पॉलिसी, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफी फोकस हो रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, अक्सर आप सुनते होंगे कि एलॉन मस्क जो है भारत में एंट्री चाहते हैं। बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज है वो चाहती हैं कि भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचे, लेकिन वो बेच नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये बोला जा रहा था कि
जो पूरी की पूरी गाड़ी इंपोर्ट होती है भारत के अंदर, उसके ऊपर सरकार 100% टैक्स लगा देती है। तो सरकार का कहना था कि देखिए आप भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करिए ना, तो यहाँ पर चीजें बन नहीं पा रही थी। फाइनली सरकार ने यहाँ पर न्यू ईवी पॉलिसी के तहत ये किया कि देखिए अगर आप अगले कुछ वर्षों के अंदर, मतलब अगर आप अगले 5 वर्षों के अंदर 4150 करोड़ का कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलते हो, एक फैक्ट्री खोलते हो जहां पर ईवी गाड़ियां बनाई जाएंगी, तो उस केस में आपकी जो फॉरेन गाड़ी है वो आप भारत में इंपोर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो हम 100% से घटाकर सिर्फ 15% कर देंगे। ये उसी 5 साल के पीरियड के लिए होगा। तो ऐसा यहाँ पर सरकार का कहना है न्यू ईवी पॉलिसी के तहत। देखते हैं ये कितना हद तक सक्सेसफुल हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर अगेन काफी चर्चा होती है, तो इसको देखते हुए इस बार का जो बजट आया था उसमें पीएम इंटर्नशिप स्कीम लाई रही थी। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत क्या है कि जो 10 मिलियन यंग पीपल हैं उनको अगले 5 सालों में इंटर्नशिप ऑफर किया जाएगा। मतलब 1 करोड़ यंग बच्चों को जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा कि देश की जो बड़ी कंपनीज हैं, नामी कंपनीज हैं आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बैंकिंग, फाइनेंस में, सर्विसेज, ऑयल, गैस, एनर्जी, एफएमसीजी, टेलीकॉम, रिटेल, इन सभी सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर सरकार ट्राई करेगी कि 1 करोड़ यंग पीपल को इंटर्नशिप का मौका मिले इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में, ताकि वो अपने स्किल को एनहेंस कर सकें, वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकें और जब वो जॉब मार्केट में जाएं तो उनको अच्छी नौकरी मिल सके। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का कहना था कि इससे हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सरकार एक बड़ा रिफॉर्म लेकर आई, वो था रूफ टॉप सोलर पावर को लेकर। यहाँ पर सरकार का कहना है कि 2030 तक हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है हम उसको ट्रिपल करना चाहते हैं और इसको देखते हुए यहाँ पर $9 बिलियन की स्कीम लाई गई, जिसके तहत अगर आप अपने छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाते हो तो सरकार उस पर आपको हेवी सब्सिडी देगी और सरकार का मकसद है कि 1 करोड़ घरों पर यहाँ पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाया गया। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर 30 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी रेसिडेंशियल एरियाज में जनरेट हो सकेगी, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को फायदा होगा। 720 मिलियन टन ऑफ CO2 अगले 25 सालों में ये आपका एमिशन नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो बोला ये जा रहा है कि पहले जो रूफ टॉप सोलर स्कीम चलती थी उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता था आपको सब्सिडी लेना, तो सरकार इसको सरल बना रही है ताकि इजीली आप एक पोर्टल पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर इस स्कीम में अप्लाई कर सकें और जो सब्सिडी होगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो 9th बड़ा रिफॉर्म सरकार लेकर आई वो था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखो ये वैसे तो ये पहले से चल रहा था, आपको पता है पीएम किसान, जिसके तहत सरकार फार्मर्स को 6,000 रुपए सालाना दे रही थी, जिसके तहत यहाँ पर 2-2 रुपए के 3 किस्तों में दिया जाता था। लेकिन ये है आपका 2.0 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2.0। इसके तहत ये अपग्रेडेड वर्जन है स्कीम का फार्मर्स के लिए, किसान के लिए, जहां पर सरकार जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको बढ़ा रही है, साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ताकि और ज्यादा फार्मर्स इनके अंदर इंक्लूड हो, इस स्कीम में वो किया गया। साथ ही साथ एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि फंड्स अच्छे से आपके पास आ सके। तो ये सरकार किसानों के लिए लाई। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक और बड़ा रिफॉर्म सरकार लाई है और ये जो आखिरी है, देखो क्या नहीं, ये वैसे तो आरबीआई ने डायरेक्शन दिया, लेकिन ये बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो सरकार के कंसल्टेशन के साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आरबीआई अचानक से कुछ भी कर देगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग क्या होता है ना कि हमारे देश में जो गरीब परिवार हैं जिनके पास इनकम कम है उनको जब लोन दिया जाता है तो आपका माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं पहले क्या था कि रूरल एरियाज में अगर जिस घर की सालाना इनकम 1.25 लाख है और अर्बन एरियाज में 2 लाख रुपीस तक है और उनको लोन देते हैं जब यहाँ पर एनबीएफसीज वगैरह, तो उसको माइक्रो फाइनेंस लोन कहा जाता है। लेकिन ये जो अब लिमिट है इसको बढ़ाकर आरबीआई ने पहले तो 3 लाख किया और साथ ही साथ ये कहा कि जो बोरोवर्स हैं उनको हम ट्रैप में नहीं डालने दे सकते। मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे छोटे यहाँ पर जो गरीब परिवार के लोग हैं वो लोन लेते हैं और वो पूरे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो पैसा कैसे चुकाएं। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई ने यहाँ पर सख्त निर्देश दिया और कहा है कि जो उस हाउस होल्ड का, बोरोवर का जितना भी इनकम है उससे 50% से ज्यादा ईएमआई नहीं हो सकती। वो मंथली ईएमआई अपने इनकम का 50% से ज्यादा आपको किसी भी कीमत पर नहीं देगा। एंड नो लोन कैन बी लिंक टू डिपॉजिट अकाउंट। मतलब किसी उस बोरोवर का अगर मान लो कुछ पैसा जमा है 50,000 रुपए, तो ऐसा नहीं है कि उस लोन अगर मान लो वो रिपे नहीं कर रहा है तो आप उसके डिपॉजिट से वो पैसा निकाल लो, वो सब आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आया एक्चुअली, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले आरबीआई ने क्या कर रखा था,
इन माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोल रखा था कि आप इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लगा सकते, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट का जो कैप है वो हटा दिया। मतलब ये जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जितना चाहे यहाँ पर इंटरेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर आरबीआई ने वार्निंग दिया है कि हम इसके ऊपर निगरानी रखते रहेंगे। अगर आप हद से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो यहाँ पर हम आपको रोक देंगे। तो ये पूरा कहानी है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि वो 10 बड़े रिफॉर्म्स की जो हम बात कर रहे थे 2024 में वो क्या है। वैसे तो और भी कुछ हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।